हेलो दोस्तों, मैं मनीष आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने चैनल स्टडी विथ मनीष में। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की जो तैयारी चल रही है अभी अच्छे से चल रही होगी। ठीक है, आज जो हम करेंगे वो जनगणना करने वाले हैं 2011 का, जो आप लोग के एग्ज़ाम में यूपी कांस्टेबल या यूपी होमगार्ड एग्ज़ाम में आप जानते हैं कि इस टॉपिक से आपको 100% क्वेश्चन देखने को मिलता है एग्ज़ाम में। ठीक है, तो जो RWA का जो बुक है उसका आज हम थर्ड चैप्टर करने वाले हैं, जनगणना 2011 का। इसमें आपका ये फ़ायदा है कि इसमें जो हम करने वाले हैं वो थ्योरी प्लस MCQ, यानी जो हम सबसे पहले करेंगे थ्योरी जनगणना 2011 से रिलेटेड, और प्लस में इसके बाद इससे रिलेटेड जितने भी PYQ हैं, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है MCQ, वो भी हम साथ ही साथ करने वाले हैं, ताकि आप एक बार इसका पूरा थ्योरी रिवीजन करके और आप जब MCQ भी लगा सके साथ में। ठीक है, तो हम देखते हैं आज इसको। ठीक है, और आज इसको थ्योरी से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद से जस्ट थ्योरी जैसे ही ख़त्म होगा उसके बाद हम इसका मल्टीपल क्वेश्चन भी करते चलेंगे। ठीक है, ओके, तो देखते हैं। इसमें जो हमारा जो सबसे पहला हेडिंग है वो है जनगणना का विस्तृत इतिहास एवं संवैधानिक ढांचा। ठीक है, इसमें जो पहला पॉइंट है वो है प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास, यानी जो हमारा जो जनगणना हुआ था वो सबसे पहले प्राचीन काल में भी हुआ था, तो उसके बारे में बताया है। यहाँ पे ऋग्वेद में दिया, भारत में जनगणना के अप्रत्यक्ष साक्ष्य सबसे पहले ऋग्वेद में मिलते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट जो हमारा है यहाँ पे वो है यहाँ पे अर्थशास्त्र। ठीक है, अर्थशास्त्र कौटिल्य मौर्य काल में कौटिल्य ने कराधान टैक्सेशन के उद्देश्य से राज्य की जनसंख्या के आंकड़ों को इकट्ठा करने पर बल दिया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा आईने अकबरी मुगल काल, यानी जो आईने अकबरी जो पुस्तक थी अबुल फजल द्वारा लिखित, इस पुस्तक में भी जनसंख्या, उद्योगों और धन आंकड़ों का विस्तृत वर्णन मिलता है। यानी जो आईने अकबरी थी मुगल काल में, जो पुस्तक थी जो अबुल फजल द्वारा लिखित थी, उसमें भी हमारा जनसंख्या, उद्योगों और धन के आंकड़ों का विस्तृत वर्णन मिलता है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है यहाँ पे दूसरा पॉइंट है वो हमारा है आधुनिक ब्रिटिश कालीन इतिहास। ठीक है, यानी जो आधुनिक ब्रिटिश कालीन जो इतिहास था उसमें भी हमारा 1872, ठीक है, 1872 में पहली प्रायोगिक जनगणना हुई। यह लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। यह पूरे भारत में एक साथ नहीं हुई थी, इसलिए इसे अनियमित माना जाता है। यानी जो पूछेगा एग्जाम में आपका कि अनियमित जनगणना सबसे पहले कब हुई थी, तो 1872 में हुई थी। ठीक है, जो लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी। ओके, नेक्स्ट हमारा जो है 81 में पहली नियमित जनगणना, यानी 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में पहली बार संपूर्ण भारत में एक साथ जनगणना कराई गई थी। यानी अगर आपसे पूछेगा कि 1872 में जो हुई थी जनगणना वो अनियमित थी, और जो नियमित जनगणना हुई थी वो 1881 में हुई थी लॉर्ड रिपन के काल में। ओके, नेक्स्ट हमारा जो है यहाँ पे ये है आपका पॉइंट, उस समय भारत के जनगणना आयुक्त WC प्लाडेन थे। ओके, जो उस समय भारत के जनगणना आयुक्त थे वो WC प्लाडेन थे। तब से यह निर्बाध रूप से हर 10 वर्ष के अंतराल पर होती आ रही है। आप लोग जानते हैं कि जो जनगणना होती है वो हमारी हर 10 साल पे होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो है वर्ष 2011 की जनगणना, स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना, 15वीं 10वीं जनगणना और 21वीं शताब्दी की दूसरी जनगणना थी। ओके, 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य हमारी जनगणना हमारा भविष्य था। ये एग्जाम में आपका अक्सर पूछ लेता है कि 2011 की जो जनगणना था उसका आदर्श वाक्य क्या था, तो उसका आदर्श वाक्य था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ओके, नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा वो हमारा है स्वतंत्र भारत और संवैधानिक स्थिति। 1948 का जनगणना अधिनियम, भारत की जनगणना इसी कानून सेंसस एक्ट 1948 के तहत कराई जाती है। 1951 यानी 1951 यह स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना थी। आयुक्त थे उस समय RA गोपाल स्वामी। प्रशासनिक नियंत्रण था। जनगणना का यह कार्य गृह मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अधीन आता है। यानी जो
जनगणना होता है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अधीन आता है। इसका जो सर्वोच्च अधिकारी होता है वो महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त होता है, आरजीआई। ओके, नेक्स्ट हमारा है संवैधानिक अनुसंधान। संविधान के अनुच्छेद 246 के तहत जनगणना संघ सूची का विषय है। एग्जाम में आपको पूछ देगा कि संघ सूची में जो जनगणना जो होती है वो किस सूची का भाग है, विषय है, तो वो हमारा संघ सूची का विषय है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम यहाँ पे। जो नेक्स्ट है हमारा 4th पॉइंट, वो हमारा है जनसंख्या के विभाजक वर्ष। यानी जो जनसंख्या का विभाजक वर्ग था 1921 महाविभाजक वर्ष था। 1911 से 1921 के दशक में की जनसंख्या में -0.31% की गिरावट यानी ऋणात्मक वृद्धि दर की गई थी। इसका कारण अकाल और प्लेग महामारी था। ओके, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा यहाँ पे 1951 लघु विभाजक वर्ष है। 1941 से 51 के दौरान वृद्धि दर 13.31%, पिछले दशक 14.22% से कम रही थी। ओके, 1961 यानी 1971 विस्फोटक वर्ष था। भारत के इतिहास में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर 24.80% इसी वर्ष दर्ज की गई। ओके, नेक्स्ट आते हैं जनगणना 2011 विस्तृत आंकड़े। ठीक है, जो जनगणना 2011 था उसका विस्तृत जो आंकड़ा था वो देखते हैं हम। पहला जो है यहाँ पे राष्ट्रीय परिदृश्य, कुल जनसंख्या 1,21,08,100 यहाँ पे हमारा जो कुल जनसंख्या था वो उस समय था नियर अबाउट 121 करोड़ की। ठीक है, जो विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% है। ओके, यानी 17.5%। पुरुष जो थे उस समय वो 62.32 करोड़ यानी 51.47% था, वो पुरुष का था उसमें जनसंख्या में। ओके, जो महिलाओं का जो था, महिलाएं जो थी वो 58.75 करोड़ थी, जिनका परसेंटेज था 48.53%। ओके, स्थान जो था चीन के बाद दूसरा आता है 2011 के अनुसार। नोट में यहाँ पे है वर्तमान 2023-24 के अनुमानों में भारत पहले स्थान पर है। यानी अभी जो है वो जो 23-24 के आंकड़े हैं उसके अकॉर्डिंग भारत जो है जनसंख्या में पहले स्थान पर है। ग्रामीण जनसंख्या जो थी वो 83.37 करोड़ है यानी कि 68.9%। ओके, शहरी जनसंख्या जो है वो 37.7 करोड़ है यानी कि 31.1% है शहरी जनसंख्या। ठीक है, तो ये हमारा एग्जाम में अक्सर पूछ देता है कि ग्रामीण जनसंख्या कितनी थी, शहरी जनसंख्या कितनी थी, परसेंटेज में या करोड़ में। तो वो अगर आप एक बार इसको अच्छे से देख लेंगे तो आपको याद रहेगा, तो आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं दूसरा पॉइंट जो हमारा है प्रमुख संकेतक। यानी जो यहाँ पे हम देखेंगे संकेतक 2001 का आंकड़ा और 2011 का आंकड़ा। ठीक है, जनसंख्या घनत्व में देखते हैं तो 2001 में 324 था और 2011 में 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। ओके, नेक्स्ट तो हमारा लिंगानुपात में देखते हैं तो लिंगानुपात में जो था हमारा वो 933 था। बाद में हमारा 2011 के जनगणना के अनुसार 943 प्रति 1000 पुरुष था। शिशु लिंगानुपात में यानी 0 से 6 वर्ष के आयु के बच्चे आते हैं इसमें, तो इसका जो था लिंगानुपात 2001 में 927 था और 2011 में 919 प्रति 1000 था। साक्षरता दर जो थी हमारी जो थी वो 2001 में वो थी हमारी 64.8% नहीं 64.8% था, और जो 2011 में था हमारा वो हमारा था 74.04%। 10 की वृद्धि जो हमारी हुई थी वो हमारी हुई थी 21.45 यानी 54%। ठीक है, और जो हमारा 2011 में जो हमारा 10 की वृद्धि हुआ था वो हुआ था 17.64%। ठीक है, वार्षिक वृद्धि दर जो हमारी हुई थी वो हमारी 2001 में हुई थी 1.97% यानी 1.97%, और जो 2011 में हुआ था वो हुआ था हमारा 1.64%। ठीक है, तो ये आप एक बार देख लेंगे चार्ट को। नेक्स्ट हमारा जो है राज्यवार विस्तृत रैंकिंग है। ओके, जो
जनसंख्या है वो शीर्ष 3 राज्य यानी घटते क्रम में, यानी जो सबसे शीर्ष पे जो राज्य है जनसंख्या में उसका, उसके बाद जो उससे कम है वो, फिर उससे कम है वो, ऐसे 3 जो हैं ऊपर के वो देखना है हमें। तो सबसे पहले पे जो है हमारा उत्तर प्रदेश है, ठीक है, यूपी है। दूसरा जो हमारा रहेगा वो हमारा हम देख लेते हैं। दूसरा यहाँ पे जो हमारा है वो हमारा है यहाँ पे महाराष्ट्र, ठीक है, यानी पहले पे यूपी और दूसरे पे महाराष्ट्र, ठीक है। दूसरा पे हमारा यहाँ पे महाराष्ट्र रहेगा और तीसरा पे बिहार है, ठीक है। दूसरे पे महाराष्ट्र और तीसरे पे बिहार। न्यूनतम में देखेंगे ये आपका अधिकतम में था, ये न्यूनतम में देखेंगे 3 राज्य बढ़ते क्रम में, यानी जो सबसे कम है फिर उससे ज़्यादा फिर उससे ज़्यादा। तो सबसे कम है जो सिक्किम में है, सबसे कम लगभग 6.10 लाख। दूसरा मिजोरम में है और तीसरा जो है हमारा वो हमारा अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है, यानी तीसरा नंबर पे अरुणाचल प्रदेश है। नेक्स्ट देखते हैं 10 की वृद्धि दर, यानी जो 10 सालों में वृद्धि दर होती है उसमें सबसे सर्वाधिक वृद्धि वाले राज्य कौन से हैं, तो वो देखते हैं हमारा। तो पहला है मेघालय, दूसरा है अरुणाचल प्रदेश, तीसरा है बिहार, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है न्यूनतम वृद्धि दर में, यानी जो सबसे कम है वो आप देखेंगे सबसे पहला नागालैंड है जिसमें ऋणात्मक वृद्धि हुई थी -0.6% का। दूसरा नंबर पे है केरल, तीसरे नंबर पे है गोवा, ठीक है। तो ये आप देख लेंगे जो न्यूनतम वृद्धि वाले राज्य हैं। नेक्स्ट आते हैं, ये हमारा है केंद्र शासित प्रदेश, यानी जो अभी हमने देखा राज्य का देखा, अब केंद्र शासित प्रदेश का देखते हैं। जो सर्वाधिक में है वो दादरा एवं नागर हवेली, और दूसरा जो न्यूनतम में है सबसे कम में लक्षद्वीप है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट पॉइंट है जनसंख्या घनत्व, यानी जनसंख्या घनत्व जो पॉपुलेशन डेंसिटी है उसमें कौन सबसे ज़्यादा पे है, तो सर्वाधिक जन घनत्व है वो है बिहार का। सबसे ज़्यादा राज्य में बिहार है 1106 का, ठीक है। पश्चिम बंगाल में है 1028 और केरल में है 860 का, ठीक है, यानी सबसे टॉप पे जो है वो बिहार है। नेक्स्ट हमारा जो है वो हमारा है न्यूनतम जनसंख्या घनत्व, ठीक है, यानी जो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है उसमें जो सबसे पहले नंबर पे है वो अरुणाचल प्रदेश है, दूसरे पे नंबर पे मिजोरम है, तीसरे पे सिक्किम है, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश में 17 व्यक्ति प्रति किलोमीटर है, यानी 1 किलोमीटर के अंदर में केवल 17 लोग रहते हैं। उसके बाद आते हैं जो केंद्र शासित प्रदेश, अभी हमने राज्य देखा, केंद्र शासित प्रदेश में देखते हैं यूटी में। इसमें जो सबसे पहले पे है सर्वाधिक पे है, यानी सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है वो दिल्ली का है 11,320, और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का है, ओके। तो जो इसमें हमारा दूसरे नंबर पे है अंडमान निकोबार द्वीप समूह जिसमें 46 लोग केवल है, ठीक है। तीसरा जो डी ऑप्शन हमारा डी पॉइंट है वो लिंगानुपात है 6 जिसमें सर्वाधिक जो लिंगानुपात वाले राज्य हैं वो देख लेते हैं हम। सबसे पहले नंबर पे है केरल, दूसरे पे है तमिलनाडु, तीसरे पे है आंध्र प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम यहाँ पे, जो न्यूनतम लिंगानुपात वाले राज्य हैं वो है हरियाणा, दूसरे नंबर पे है जम्मू कश्मीर, तीसरे नंबर पे है सिक्किम, ठीक है। तो ये पॉइंट आप देखते चलेंगे क्योंकि एग्जाम से यहाँ से प्रश्न आने के ज़्यादा ही संभावना रहती है। नेक्स्ट हमारा जो यहाँ पे है वो हमारा है केंद्र शासित प्रदेश में जो सर्वाधिक है वो पुडुचेरी है, ठीक है। ये पुडुचेरी में 1037 है, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है देख लेते हैं एक बार। हाँ, अब आते हैं हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है वो है हमारा यहाँ पे जो न्यूनतम है दूसरे नंबर पे वो हमारा है यहाँ पे न्यूनतम दमन और दीव है, यानी जो न्यूनतम में है वो दमन और दीव का है 618, ठीक है। साक्षरता दर में देखते हैं, साक्षरता दर में सर्वाधिक जो साक्षरता वाले राज्य हैं वो सबसे टॉप पे है केरल, दूसरे पे है मिजोरम और तीसरे पे है गोवा, ओके। यानी केरल का जो साक्षरता दर है 94% है, ओके। न्यूनतम में देखते हैं, न्यूनतम में हमारा जो है न्यूनतम साक्षरता वाले जो राज्य हैं उसमें है पहले टॉप पे है बिहार, दूसरे पे है अरुणाचल प्रदेश, तीसरे पे है राजस्थान, ठीक है। नेक्स्ट इसमें कुछ विशिष्ट तथ्य हैं वो एक बार हम देख लेते हैं। तो इसमें जो हमारा नेक्स्ट है विशिष्ट तथ्य,
इसमें हमारा जो पहला है वो केरल में पुरुष और महिला साक्षरता दोनों सर्वाधिक है। यानी अगर पूछता है एग्जाम में कि कौन से ऐसा राज्य है जिसमें महिला और पुरुष की साक्षरता दोनों सर्वाधिक है, तो वो केरल हो जाएगा। ठीक है। बिहार में पुरुष और महिला साक्षरता दोनों न्यूनतम है, यानी जहाँ पे सबसे कम साक्षरता दर है वो न्यूनतम है बिहार में। राजस्थान में पुरुषों की जो साक्षरता दर है 79.2% और महिलाओं का जो है 52.1% साक्षरता सर्वाधिक अंतर, यानी महिलाओं और पुरुषों में सर्वाधिक अंतर जो है वो राजस्थान में है साक्षरता दर में। ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो हमारा है सामाजिक और धार्मिक जनगणना, यानी जो यहाँ पे हेडिंग है हमारा सामाजिक और धार्मिक जनगणना। इसमें देखते हैं फर्स्ट नंबर है अनुसूचित जाति। ठीक है, एससी। इसमें 2011 के अकॉर्डिंग एससी का क्या इसमें रोल है देखते हैं। इसमें कुल जनसंख्या 20.113 करोड़ है, यानी 20.13 करोड़ देश का, यानी देश का जो अनुसूचित जाति का जो जनसंख्या वो है 16.6% कुल जनसंख्या का। लिंगानुपात जो है 945 है, 945 है, राष्ट्रीय औसत से बेहतर है। सर्वाधिक जनसंख्या जो है राज्य में उत्तर प्रदेश है सबसे ज़्यादा। सर्वाधिक प्रतिशत जो है पंजाब में है 31.9%, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल में 23.7%। ठीक है, जो 23.7% पश्चिम बंगाल में है। तो ये नेक्स्ट देखते हैं आगे हम। इसमें जो एससी का जो जनसंख्या शून्य है वो कहाँ कहाँ पे है हमारा, वो पहला नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और अंडमान निकोबार। यहाँ पे एससी जनसंख्या जो है वो शून्य स्तर पे है। ठीक है। दूसरा हमारा जो पॉइंट है यहाँ पे वो अनुसूचित जनजाति, यानी एसटी का 2011 के अकॉर्डिंग क्या रोल है इसमें। तो कुल जनसंख्या जो है एसटी का वो 10.42 करोड़ है, देश का जो है 8.6% है। लिंगानुपात जो यहाँ पे है वो 990 है। सर्वाधिक जनसंख्या राज्य में जो देखा जाए तो एसटी का जो है वो हमारा है मध्य प्रदेश पहले नंबर पे है। ठीक है, महाराष्ट्र दूसरे नंबर पे है और उड़ीसा जो है तीसरे नंबर पे है। सर्वाधिक प्रतिशत में देखा जाए राज्य में तो मिजोरम में 94.4% है, यानी 94.4%। नागालैंड में 86.45% और जो यूटी में देखा जाए तो यूटी में लक्षद्वीप में है 94.8% का। ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो यहाँ पे जो पॉइंट है वो है एसटी जनसंख्या शून्य है पंजाब में, हरियाणा में, दिल्ली में, चंडीगढ़ में और पुडुचेरी में। यानी जो एसटी जनसंख्या है वो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, पुडुचेरी में जनसंख्या जो है शून्य है। तीसरा पॉइंट जो हमारा है यहाँ पे धार्मिक जनगणना, यानी जो धार्मिक जनगणना होती है रिलीजियस सेंसस, वो है जनसंख्या का घटता क्रम जो अभी बिहार में हुआ था। ठीक है, बिहार में हमारा जाति जनगणना हुआ था। यहाँ पे जो है हमारा पहला पॉइंट है वो हिंदू का जो है, हिंदू का कितने परसेंटेज है जनसंख्या का। तो हिंदू जो है वो जनसंख्या के अकॉर्डिंग 79.8% है, यानी जो 79.8% है हिंदू है पूरे देश में। दूसरे नंबर पे जो मुस्लिम है वो 14.2% है, ईसाई है 2.3%, सिख है 1.7%, बौद्ध है 0.7% और जैन जो है वो 0.4% है। ठीक है, तो ये एग्ज़ाम में आपको डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जैन कितने परसेंट है या हिंदू का कितना प्रतिशत है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे हम। नेक्स्ट जो हमारा है वो हमारा है यहाँ पे वृद्धि दर। ठीक है, यानी वृद्धि दर अब देख लेते हैं कि वृद्धि दर कितना है। तो वृद्धि दर है जो यहाँ पे मुस्लिम समुदाय की वृद्धि दर हुई थी 24.6%, यानी 24.6% सर्वाधिक है, जबकि जैन और पारसी की सबसे कम है। लिंगानुपात जो है ईसाइयों में लिंगानुपात 1023 है जो सबसे अच्छा है। नगरीकरण और अन्य महत्वपूर्ण तत्व देख लेते हैं। जो पहला पॉइंट है इसमें हमारा शहरी जनसंख्या 31.16% है। सर्वाधिक शहरी जनसंख्या संख्या में महाराष्ट्र जो पहले नंबर पे है जहाँ पे 50.8 मिलियन है। सर्वाधिक शहरी जनसंख्या प्रतिशत में गोवा है जहाँ पे 62.2% है। मिजोरम में 51.51% है। ठीक है, न्यूनतम शहरी जनसंख्या जो है प्रतिशत में वो है हिमाचल प्रदेश, केरल 10% लोग शहर में हैं और 90% गांव में है। ठीक है, यानी जो हिमाचल प्रदेश है वहाँ पे न्यूनतम शहरी जनसंख्या है
यहाँ पे केवल 10% लोग जो हैं शहर में रहते हैं और 90% गाँव में रहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो है यहाँ पे सर्वाधिक 10 लाख नगरी, यानी जो मिलियन जो प्लस सिटी है वो हम देख लेते हैं एक बार। जो सर्वाधिक 10 लाख ही नगरी है, मिलियन प्लस सिटी 2011 में 53 शहर ऐसे थे जिनकी आबादी 10 लाख से ऊपर थी। उसमें उत्तर प्रदेश और केरल में सबसे ज़्यादा थे। लिंगानुपात में देखते हैं तो किसी क्षेत्र में प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है लिंगानुपात का, वो स्त्रियों की संख्या अपान पुरुषों की संख्या इंटू 1000। ठीक है, यानी जो स्त्रियों की संख्या बटे पुरुषों की संख्या गुणे 1000 होता है। इसका जो लिंगानुपात का जो रेशियो होता है। ठीक है। जनसंख्या घनत्व जो है पॉपुलेशन डेंसिटी, वो जनसंख्या घनत्व का तात्पर्य प्रति वर्ग किमी में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या से है। जनसंख्या घनत्व का जो फार्मूला होता है वो होता है स्थान विशेष की कुल जनसंख्या, और अपान में होता है जो बटे में होता है स्थान विशेष का कुल क्षेत्रफल। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा है यहाँ पे देखते हैं जनांकीय संक्रमण। ठीक है, एक सिद्धांत है जो बताता है कि ऐसे कैसा समाज आर्थिक और तकनीकी विकास के साथ उच्च जन्म और मृत्यु दर से निम्न जन्म और मृत्यु दर की ओर बढ़ता है। ये जनांकीय संक्रमण है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो यहाँ पे टॉपिक है उत्तर प्रदेश जनगणना। अब देखेंगे हम उत्तर प्रदेश जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग उत्तर प्रदेश में कितनी जनसंख्या है, एक बार हम देख लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश जो 2011 का जो जनगणना हुआ था उसके हिसाब से कुल जनसंख्या 19.98 करोड़ है। भारत में हिस्सेदारी जो है वो देश की कुल जनसंख्या का 16.51% भाग यूपी में रहता है। ठीक है, यानी जो 16.51% भाग यूपी में, जो भारत के देश की जो कुल जनसंख्या उसका 16.51% भाग यूपी का है उसमें। ठीक है। इसमें दूसरा जो पॉइंट है वैश्विक तुलना। ठीक है, वैश्विक तुलना में जो हमारा आता है वो यदि उत्तर प्रदेश एक देश होता है तो ये चीन, भारत, अमेरिका और इंडोनेशिया के बाद दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश होता है। पुरुष जनसंख्या जो है यहाँ पे 52.29% है। महिला जनसंख्या है जो वो 47.71% है। ठीक है। नेक्स्ट जो हम देखते हैं दूसरा जो पॉइंट है हमारा यूपी के महत्वपूर्ण आंकड़े, यानी जो यूपी में जो महत्वपूर्ण आंकड़े हैं वो देखते हैं। जनसंख्या घनत्व में जो है 829 प्रति वर्ग किमी है व्यक्ति, और लिंगानुपात में 912 वयस्क है। ठीक है, ये आपका यूपी का है। नेक्स्ट देखते हैं हम आपका यहाँ पे वो हमारा है शिशु लिंगानुपात, यानी जो यूपी में जो शिशु लिंगानुपात है वो हम देखते हैं। शिशु लिंगानुपात यानी जो 0 से 6 साल बच्चे, यानी जो 0 से लेके 6 ईयर के बच्चे जो होते हैं एज के अंदर में, उनका जो लिंगानुपात है शिशु लिंगानुपात वो है 902। ठीक है। साक्षरता दर यहाँ पे है 67.68%, यानी 67.68% 10 की वृद्धि दर है वो 20.23% है। ठीक है, ये यूपी का हमने जो डेटा देखा है यूपी का देखा है। तीसरा नंबर पे आते हैं हमारा जिलेवार रैंकिंग, यानी डिस्ट्रिक्ट वाइज रैंकिंग हम एक बार देख लेते हैं कि किस जिले का रैंकिंग कैसा है। तो जो जनसंख्या में देखते हैं तो जनसंख्या में जो हमारा है वो सर्वाधिक जनसंख्या में सबसे पहले प्रयागराज है। ठीक है, दूसरे पे मुरादाबाद है, तीसरे पे हमारा गाज़ियाबाद है। ठीक है, यानी जो जनसंख्या में है वो हमारा है पहला प्रयागराज, दूसरा मुरादाबाद और तीसरा गाज़ियाबाद। ठीक है। न्यूनतम में देख लेते हैं तो न्यूनतम में महोबा है, चित्रकूट है, हमीरपुर है, यानी सबसे जो ज़्यादा है महोबा का है, फिर चित्रकूट का है, फिर हमीरपुर का है। ठीक है, न्यूनतम जनसंख्या में। बी देख लेते हैं जनसंख्या घनत्व में सर्वाधिक जनघनत्व गाज़ियाबाद का है, उसके बाद वाराणसी का है। ठीक है, उसके बाद लखनऊ का है। नेक्स्ट आते हैं न्यूनतम जनसंख्या घनत्व में देख लेते हैं, उसमें जो सबसे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है ललितपुर का है, फिर सोनभद्र का है, फिर हमीरपुर का है। ठीक है। साक्षरता दर में देखते हैं तो सर्वाधिक साक्षरता दर जो है गौतम बुद्ध नगर में है, उसके बाद कानपुर नगर में है, फिर औरैया में है। न्यूनतम साक्षरता दर जो है यानी सबसे कम साक्षरता दर जो है श्रावस्ती में है, उसके बाद बहराइच में है,
उसके बाद से हमारा बलरामपुर में है। ठीक है, तो ये एक बार आप देख लेंगे। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है यहाँ पे पुरुष साक्षरता में है, जो सर्वाधिक गौतम बुद्ध नगर में है, न्यूनतम श्रावस्ती में है। महिला साक्षरता में सर्वाधिक कानपुर में है और न्यूनतम श्रावस्ती में है, जो 34.78% में है। ठीक है, लिंगानुपात में जो हमारा है यहाँ पे डी पॉइंट है, वो है लिंगानुपात सेक्स रेशियो में सर्वाधिक जौनपुर में है, फिर आजमगढ़ है, फिर देवरिया है, और न्यूनतम लिंगानुपात में है गौतम बुद्ध नगर टॉप पे है, फिर उसके बाद से यहाँ पे सबसे कम है, फिर हमीरपुर सबसे कम है, उससे कम जो है वो आपका है बागपत है जो 861 है, फिर उससे जो हमीरपुर है, फिर हमीरपुर गौतम बुद्ध नगर है। चौथा जो पॉइंट है वो सामाजिक और धार्मिक आंकड़े। ठीक है, सामाजिक और धार्मिक आंकड़े देख लेते हैं एक बार। अनुसूचित जाति का अगर देखते हैं यूपी में, तो कुल जनसंख्या जो है वो यूपी की कुल जनसंख्या का 20.7% है। देश में स्थान जो है संख्या के आधार पर यूपी में सर्वाधिक एससी रहते हैं। सर्वाधिक एससी की जो संख्या है वो सीतापुर जिले में है। सर्वाधिक एससी प्रतिशत में जो है कौशाम्बी जिले में है, और संख्या में सीतापुर में है। ठीक है, उसके बाद जो है एससी का देख लेते हैं। सर्वाधिक जो एससी है प्रतिशत में है कौशाम्बी जिले में, और न्यूनतम में जो है वो आपका संख्या और प्रतिशत दोनों में है बागपत जिले में। अनुसूचित जाति की जनजाति का देखते हैं। एसटी का यूपी में जो है कुल जनसंख्या जो है वो आपका यहाँ पे हाँ, तो यहाँ पे हम देखते हैं कुल जनसंख्या जो है यहाँ पे आपका यहाँ पे है 11,34,273, और पुरुषों की जो जनसंख्या है जो एसटी में है वो हमारा है 58,01,083। हाँ, तो जो एसटी की जनसंख्या है वो है 5,81,083, और जो स्त्रियों की जनसंख्या है एसटी में वो है 5,53,190। ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या जो है एसटी का वो सोनभद्र में है। न्यूनतम जो जनसंख्या है एसटी का वो बागपत में है। ठीक है, तो ये पॉइंट हमने देख लिया यहाँ पे। अब यहाँ पे जो हमारा है यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा, यहाँ पे जो है थ्योरी कंप्लीट हुआ। ठीक है, थ्योरी के बाद अब हम यहाँ पे जो एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, जो एमसीक्यू यहाँ पे जो RWA का बुक है जिसका जितना भी टोटल एमसीक्यू है वो हम अभी करने वाले हैं नेक्स्ट में। ठीक है, इसके बाद क्योंकि देखिए ये इसलिए आपका वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि यहाँ पे हम थ्योरी और प्लस एमसीक्यू दोनों करा रहे हैं, ताकि आपका एमसीक्यू भी आपका पूरा का पूरा प्रैक्टिस भी हो जाए और आप जो भी थ्योरी पढ़ रहे हैं वो क्लियर भी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एमसीक्यू के जो पहला क्वेश्चन हमारा है वो क्या है। तो जो पहला क्वेश्चन यहाँ पे है हमारा, वो भारत में पहली नियमित 10 की जनगणना कब किस वर्ष शुरू हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पे भारत में जब पहली नियमित जो 10 की जनगणना हुई थी वो हमारा यहाँ पे हुआ था, वो आपका ऑप्शन है 1872, 1881, 1921 और 1951। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा जो सबसे पहला जो आपका सही हो जाएगा यहाँ पे, उसका आंसर हो जाएगा 1881 में। ठीक है, यानी जो नियमित हुआ था वो हमारा 1881 में हुआ था, और अनियमित जो हुआ था वो हमारा हुआ था कहाँ पे, 1872 में। वो आपको अभी जब मैंने स्टार्ट किया था वीडियो उसी टाइम आपको मैंने बताया था कि पहला जो अनियमित जो जनगणना हुई थी 1872 में हुई थी, और नियमित जो हुई थी 1881 में हुई थी। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है। यानी जो भारत का जनसंख्या घनत्व है वो कितना है, तो हमारा है 382। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या भारत की जनसंख्या का कितना परसेंट है। यानी जो उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है भारत का कितना परसेंट है, तो हमारा है 16.51%। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन चौथा है, जनांकीय संक्रमण के किस चरण में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों में गिरावट आती है। ठीक है, यानी जनांकीय जिसमें जन्म दर और मृत्यु दर दोनों में जो गिरावट आती है वो हमारा हो जाता है यहाँ पे किसमें, तृतीय में। ठीक है, जो तृतीय है इसमें जो ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा वो सी सही हो जाएगा। ठीक है, यानी जो इसका आंसर जो सही होगा वो तृतीय हो जाएगा, जहाँ पे जन्म दर और मृत्यु दर दोनों में गिरावट आती है। पांचवा जो हमारा है वो हमारा है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है। ठीक है, यानी जो 2011 के अनुसार देखा जाए तो भारत का जो लिंगानुपात है
वो हमारा आता है यहाँ पे 943, ठीक है, यानी 943 हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा आता है जो 6 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में के किस जिले में सर्वाधिक साक्षरता दर है, यानी जो उत्तर प्रदेश है उसके किस जिले में सर्वाधिक साक्षरता दर है। तो वो हमारा यहाँ पे जो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए है कानपुर, दूसरा है गाजियाबाद, तीसरा गौतम बुद्ध नगर और चौथा है लखनऊ, यानी डी ऑप्शन लखनऊ है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा गौतम बुद्ध नगर हो जाएगा, जो जहाँ पे सर्वाधिक साक्षरता दर है, ठीक है। सातवां हमारा है माल्थस के अनुसार जनसंख्या किस गति से बढ़ती है। जो माल्थस हैं उनका जो नियम है उसके अनुसार जनसंख्या किस गति से बढ़ती है। तो वो हमारा यहाँ पे जो हो जाएगा, इसका आंसर जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा ज्यामिति, यानी 1, 2, 4, 8, 16, 32 ऐसे करके हमारा यहाँ पे ये जनसंख्या इनकी गति होती है जो बढ़ती है। नेक्स्ट है हमारा 8वां नंबर जो क्वेश्चन है, भारत में महाविभाजक वर्ष किसे माना जाता है। तो जो महाविभाजक वर्ष होता है वो हमारा होता है यहाँ पे 921, यानी 1921 में हमारा जो है वो महाविभाजक वर्ष हुआ था, जिसे हम महाविभाजक वर्ष के नाम से जानते हैं। जो 9 नंबर हमारा जो क्वेश्चन है देखते हैं, इसमें है 2011 के अनुसार किस राज्य की दशकीय वृद्धि दर ऋणात्मक यानी -0.6% रही, यानी जो सबसे जो ऋणात्मक जो वृद्धि दर थी वो किस राज्य में थी, केरल में, गोवा में या सिक्किम में या नागालैंड में, ठीक है। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा 9 नंबर का वो हमारा हो जाएगा नागालैंड में। जो आपने देखा था कि सबसे कम जो वृद्धि दर ऋणात्मक हुई थी 10 की वृद्धि दर, वो नागालैंड में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे 10वां नंबर क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का औसत लिंगानुपात 2011 कितना था, ठीक है, यानी जो उत्तर प्रदेश का जो था वो औसत जो लिंगानुपात था वो कितना था। तो जो हमारा औसत लिंगानुपात था वो हमारा था 912, ठीक है। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है। तो भारत में जो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है वो हमारा है बिहार, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें जो 12 नंबर क्वेश्चन है, जनसंख्या विस्फोट की स्थिति किस चरण में होती है। तो जनसंख्या विस्फोट की जो स्थिति जो होती है वो हमारा होता है जब जन्म दर उच्च और मृत्यु दर निम्न हो, यानी घटती हो, ठीक है। नेक्स्ट इसका जो क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर, जनगणना 2011 का आदर्श वाक्य क्या था, यानी जो थीम था वो क्या था। तो यहाँ पे जो थीम था वो हमारा था हमारी जनगणना हमारा भविष्य, ठीक है, 2011 का आदर्श वाक्य था। 2014 नंबर क्वेश्चन है वो देखते हैं, उत्तर प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, यानी जो उत्तर प्रदेश है उसका सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। तो वो हमारा हो जाएगा यहाँ पे महोबा, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में स्त्री पुरुष साक्षरता दर में सर्वाधिक अंतर है। जो हमने देखा था कि भारत में जो स्त्री और पुरुष में जो सबसे ज़्यादा अंतर है वो हमारा था भारत में, वो हमारा था यहाँ पे राजस्थान में, ठीक है, यानी जो राजस्थान है वहाँ पे जो साक्षरता दर है वो स्त्री और पुरुष में सबसे ज़्यादा है, ठीक है, अंतर जो है सबसे ज़्यादा है। 16 नंबर क्वेश्चन है, जनगणना किस सूची का विषय है। तो जनगणना जो हमारा सूची का विषय है वो हमारा है यहाँ पे संघ सूची का, ठीक है, यानी इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, संघ सूची। 17 नंबर क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति किस जिले में पाई जाती है, यानी एसटी जो होती है वो उत्तर प्रदेश में किस जिले में पाई जाती है सबसे ज़्यादा। तो वो सोनभद्र है, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन हमारा है, 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर लगभग कितनी थी। तो 18 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 74%, ओके। नेक्स्ट देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन जो हमारा है वो हमारा है, भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश यूटी, यानी जो केंद्र शासित प्रदेश है वो कौन सा है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा 19 नंबर का बी, यानी पुडुचेरी, जो भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश है। 20 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश में जो है गाजियाबाद जो है वो सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन, वो है विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। यानी जो विश्व जनसंख्या दिवस है, पॉपुलेशन डे है, वो हमारा मनाया जाता है 11 जुलाई को,
ठीक है, 11 जुलाई को हमारा ये आंसर सही हो जाएगा। भारत की 2001 से लेके 2011 के दौरान 10 की वृद्धि दर कितनी रही? तो जो भारत की जो 2001 से 2011 की 10 की वृद्धि दर थी वो हमारा था यहाँ पे 17.7%। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश की 10 की वृद्धि दर 2001 से 2011 तक कितनी रही? तो वो अभी मैंने देखा, तो उसका आंसर जो हो जाएगा 20.22%। ठीक है, 24 का नंबर जो क्वेश्चन है हमारा वो हमारा है, किस धार्मिक समुदाय में साक्षरता दर सर्वाधिक है? यानी ईसाई सबसे ज़्यादा है, या सिख है, या बौद्ध है, या जैन में, किसमें सबसे साक्षरता दर जो है सबसे ज़्यादा है? तो जो हमारा ये हो जाएगा वो जैन है। ठीक है, जैन में जो है साक्षरता दर वो सबसे ज़्यादा है। 25 नंबर क्वेश्चन है, भारत का न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो भारत का जो न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य है वो है हरियाणा। नेक्स्ट देखते हैं 26 नंबर, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले का है? तो जो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात है वो हमारा है जौनपुर में। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा जौनपुर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे 27 नंबर, 2011 की जनगणना स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना थी? जो 2011 की जो जनगणना हुई थी वो स्वतंत्र भारत की जो जनगणना थी वो थी 7वीं जनगणना। 28 नंबर क्वेश्चन है, भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में जो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है वो हमारा है अरुणाचल प्रदेश। 29 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला न्यूनतम साक्षरता वाला जिला है? तो वो हमारा यहाँ पे हो जाएगा वो श्रावस्ती हो जाएगा, जहाँ पे न्यूनतम साक्षरता दर है। तो उत्तर प्रदेश का जो श्रावस्ती जिला है वो न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला है। भारत में सर्वाधिक शहरी जनसंख्या प्रतिशत में देखा जाए तो भारत में जो सर्वाधिक शहरी जनसंख्या है वो गोवा में। ठीक है, 31 नंबर क्वेश्चन हमारा जो है, 1951 को जनगणना के इतिहास में किस नाम से जाना जाता है? तो जो 1951 में जो जनगणना हुआ था वो हमारा वो महाविभाजक वर्ष है, या लघु विभाजक वर्ष है, कि विस्फोटक वर्ष है, या स्थिर वर्ष है? तो ये जो 1951 की जनगणना हुआ था वो हमारा इतिहास में जो जाना जाता है वो हमारा जाना जाता है यहाँ पे लघु विभाजक वर्ष। ठीक है, यानी जो बी ऑप्शन होगा वो सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित यानी एससी जो जाति होती है वो जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? यानी जहाँ पे सबसे ज़्यादा जो अनुसूचित जाति है। ठीक है, तो वो हमारा जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा सीतापुर, यानी सीतापुर ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे सीतापुर में जो एससी की जो जाति है वो आपका जनसंख्या में सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट 33 नंबर देखते हैं। 33 नंबर जो क्वेश्चन है, माल्थस ने पृथ्वी की तुलना किससे की थी? तो माल्थस ने जो पृथ्वी की तुलना की थी वो की थी अंतरिक्ष में घूमते सीमित संसाधन वाले यान से की। ठीक है, 34 नंबर क्वेश्चन जो हमारा है वो हमारा है, भारत में 2011 के अनुसार शिशु लिंगानुपात जो 0 से 6 वर्ष के बीच में जो कितना है जो शिशु लिंगानुपात है, तो वो हमारा यहाँ पे है वो 919 है। उत्तर प्रदेश में न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो जो न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला है वो गौतम बुद्ध नगर है। ठीक है, उसके बाद हमारा है 36 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य में अनुसूचित जात यानी एससी की जनसंख्या जो है प्रतिशत में सर्वाधिक है? तो जो एससी की जो जनसंख्या प्रतिशत में है वो सर्वाधिक है हमारा यहाँ पे, वो हमारा यहाँ पे है पंजाब में। यानी पंजाब में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक जनसंख्या है एससी की। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला 2011 में के अकॉर्डिंग कौन सा था? तो जो 2011 के अकॉर्डिंग जो था वो भारत में वो हमारा था यहाँ पे ठाणे, महाराष्ट्र, जो सबसे टॉप पे था महाराष्ट्र। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे, उत्तर प्रदेश में 10 लाख से अधिक आबादी वाले नगरों वैधानिक की संख्या 2011 में कितनी थी? ठीक है, तो 10 लाख से अधिक वाले आबादी वाले नगरों की जो संख्या थी 2011 में वो हमारा था यहाँ पे 7। नेक्स्ट देखते हैं, कार्ल मार्क्स के अनुसार जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण क्या है? तो कार्ल मार्क्स के अनुसार जो जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण है वो है पूंजीवादी व्यवस्था। 2011 के अनुसार 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2011 के भारत के जनगणना आयुक्त कौन थे?
यानी जो 2011 में जनगणना हुई थी उस समय जनगणना आयुक्त कौन थे? तो उस समय जो हमारे जनगणना आयुक्त थे वो थे हमारे सी चंद्रमौली। 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व राष्ट्रीय औसत से कितना अधिक है? तो जो उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व है राष्ट्रीय औसत से जो हमारा अधिक है वो 447 है। ठीक है। 42 नंबर क्वेश्चन हमारा है, भारत में सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में जो सबसे कम साक्षरता वाला राज्य है वो हमारा है यहाँ पे बिहार। ठीक है। उत्तर प्रदेश में महिला साक्षरता दर लगभग कितनी है? तो उत्तर प्रदेश में महिला साक्षरता दर जो है वो 57.2% है। ठीक है। तो 44 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं, भारत के किस राज्य में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो वो हमारा यहाँ पे हो जाएगा, वो मध्य प्रदेश में हो जाएगा। ठीक है। 45 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं, जनसंख्या घनत्व का सही सूत्र क्या है? तो इसमें जो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल। ठीक है। 46 नंबर क्वेश्चन हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा, कुल उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक जनघनत्व है? तो ये हमारा हो जाएगा गाजियाबाद। ठीक है। 46 नंबर का जो 47 नंबर क्वेश्चन है वो हमारा हो जाएगा, भारत में नगरीकरण का जो प्रतिशत है वो कितना था? तो वो हमारा था यहाँ पे 31.1%। 48 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाला जिला कौन सा रहा है? तो वो हमारा था जो यहाँ पे वो हमारा था गौतम बुद्ध नगर। ठीक है। अभी जो भी इस हमारे जो दोस्त हैं जो इस चैनल पे नए हैं, ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है, ताकि आने वाले जो भी आपकी इम्पोर्टेंट वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइम से चला जाए, जिससे आपके पास कोई भी आपका वीडियो मिस नहीं हो। ठीक है। तो अगर कोई भी हमारे दोस्त फ्रेंड जो हैं जो आप अभी नए हैं चैनल पे, तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। ठीक है। आगे देखते हैं, 49 नंबर क्वेश्चन है, 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का जनघनत्व सबसे कम है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा अंडमान और निकोबार। 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, वो हमारे देखते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में हिंदुओं का प्रतिशत कितना है? तो ये हमारा हो जाएगा 79.8%। ठीक है। उत्तर प्रदेश में कौन सा जिला सर्वाधिक ग्रामीण आबादी वाला है? तो हमारा है प्रयागराज। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, जनसांख्यिकीय संक्रमण के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? तो वो हमारे थे यहाँ पे थॉमसन और नोटेटिस्टीन। 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जनगणना 2011 में कुल कितने प्रश्न पूछे गए थे? तो जो जनगणना 2011 में प्रश्न पूछे गए थे वो हमारे पूछे गए थे यहाँ पे 29। ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो है 54 नंबर, उत्तर प्रदेश में न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला कौन सा है? तो वो हमारा यहाँ पे हो जाएगा वो ललितपुर हो जाएगा। ठीक है। 55 नंबर क्वेश्चन जो है हमारा यहाँ पे, भारत का वह राज्य जहाँ जनसंख्या घट गई, यानी जो जहाँ पे जनसंख्या जो है सबसे कम है, तो वो हमारा हो जाएगा यहाँ पे, ये इसका 55 नंबर का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नागालैंड। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 56 नंबर क्वेश्चन, भारत में जनगणना किस मंत्रालय के अधीन आती है? तो ये हमारा गृह मंत्रालय के अधीन आती है। ठीक है। 57 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक शहरी आबादी किस जिले में है? तो जो सर्वाधिक शहरी आबादी है वो हमारा है वो गाजियाबाद में है। ठीक है। 58 नंबर जो क्वेश्चन है, भारत में न्यूनतम साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो वो हमारा हो जाएगा दादर और नगर हवेली, दादरा और नगर हवेली। 59 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य में अनुसूचित जाति यानी एससी की जनसंख्या शून्य है? तो वो हमारा हो जाएगा यहाँ पे नागालैंड। 60 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग का लिंगानुपात कितना है? तो वो 60 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 902। ओके। 61 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 2011 के अनुसार भारत में मुस्लिम जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो वो हमारा है 14.2%। 62 नंबर क्वेश्चन जो है, भारत के किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक रही है? तो वो हमारा इसका आंसर हो जाएगा मेघालय का। ठीक है। 63 नंबर क्वेश्चन है, 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो वो हमारा हो जाएगा यहाँ पे 22.3%। ठीक है।
64 नंबर क्वेश्चन है, भारत में किस समुदाय की वृद्धि दर 2001 से 2011 तक सर्वाधिक रही? तो वो हमारा था यहाँ पे मुस्लिम का। ठीक है। 65 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश में न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो वो हमारा है यहाँ पे श्रावस्ती। ठीक है। 66 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 2011 में भारत में लगभग 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर कितने थे? ठीक है। तो जो 10 लाख से आबादी वाले शहर थे वो देख लेते हैं एक बार कितने थे। ठीक है। इसमें ऑप्शन ए है 43, ऑप्शन बी है 53, ऑप्शन सी है 63 और डी है 35। ठीक है। तो यानी जो इसका आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 53, यानी 53 थे। ठीक है। 67 नंबर क्वेश्चन है, 67 नंबर, जनांकीय संक्रमण के 5वें चरण को ऋणात्मक वृद्धि, ठीक है, ऋणात्मक वृद्धि किसने कहा? ठीक है। तो ये जो इसका आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा यहाँ पे, वो कोलिन क्लार्क ने कहा था। ठीक है। 68 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर कितनी है? तो उत्तर प्रदेश में जो पुरुष साक्षरता दर है वो 77.3% है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो, भारत में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या किस राज्य में है? तो वो हमारा हो जाएगा 69 का, ये सी हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश में है सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन जो हमारा है आज का इस टॉपिक का वो है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक 80% वाला जिला कौन सा है? तो ये आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, कि ये जो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक 80% वाला जिला है ये कौन सा है? ठीक है। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक बार आप वीडियो को लाइक कर दें, और सब्सक्राइब अगर चैनल को नहीं किया तो एक बार आप सब्सक्राइब कर दें। ठीक है। आगे हम ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। ठीक है। अभी आज जो हमने किया है वो 70 क्वेश्चन तक किया है। 70 क्वेश्चन हमने पूरा का पूरा टोटल ऑल MCQ कर लिया। ठीक है। प्लस में थ्योरी भी किया, जिसमें ये वीडियो आपके लिए इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी क्योंकि इसमें दोनों है, थ्योरी भी है प्लस में MCQ क्वेश्चन भी है, जिससे कि आप थ्योरी को क्लियर करके, थ्योरी पढ़ के एक बार, और इसको तुरंत आपका सेम टाइम पे क्वेश्चन भी लगा देंगे, जिससे आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है। तो पेपर में आपको बैठेंगे तो वहाँ पे ज़्यादा आपको कोई भी अगर मतलब प्रैक्टिस रहता है पेपर में तो वहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है हमें। ठीक है। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। ओके। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।